एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 215 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्टेट जुडिशरी। ठीक है, स्टेट जुडिशरी में हमने पहले यूनियन जुडिशरी पढ़ी थी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट लेके थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 215 आर्टिकल में दे रखा है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट। 214 आर्टिकल, सॉरी 214 आर्टिकल में मेंशन है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट का, जैसे राजस्थान है उसका एक हाई कोर्ट होगा, तमिलनाडु है उसका एक हाई कोर्ट होगा, असम है उसका एक हाई कोर्ट होगा, और जितनी भी स्टेट इंडिया में मौजूद है उसका हाई कोर्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान में हाई कोर्ट कहाँ पे, जोधपुर में है, और जयपुर में उसकी ब्रांच है हाई कोर्ट के। आप किस स्टेट में रहते हो और उसका हाई कोर्ट कहाँ पे, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल 215 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली पता है, हमारे जिस एरिया में रहती हूँ ना, हमारे वहाँ पे हाई कोर्ट की जब भी बात होती है ना, तो जयपुर की होती है। तो हमारे ऐसे आ गया कि जयपुर में हाई कोर्ट है, पर एक्चुअली जयपुर में सिर्फ ब्रांच है, हाई कोर्ट मौजूद है राजस्थान का जोधपुर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 215 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो हाई कोर्ट है किसी भी स्टेट का, वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। एज वेल एज हाई कोर्ट के पास पावर है, किस चीज की पावर है, टू पनिश ऑन द कंटेम्प्ट। अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है किसी भी हाई कोर्ट में, जैसे महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, तो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पनिश कर सके उस इंडिविजुअल या फिर उस चीज को जो भी कंटेम्प्ट कर रहा है, जो भी उसकी बात नहीं मान रहा है उस हाई कोर्ट की। ठीक है, तो हाई कोर्ट को पावर दी गई है उसके कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए, आर्टिकल 215 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो 216 में क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 216 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन एवरी हाई कोर्ट शैल हैव चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जब हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा था तब हमने ये चीज की थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट के जजेस एज वेल एज हाई कोर्ट के जजेस। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं। देखो देखो हर जो हाई कोर्ट होगा उसके अंदर जजेस तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ये एक तो कौन होंगे, चीफ जस्टिस। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। जब भी हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, और ये इनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। एज वेल एज सेवरल अदर जजेस। एक चीफ जस्टिस तो पूरा कोर्ट को ही चला लेगा, तो और जजेस भी अपॉइंट होंगे, वो भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और इसमें एक और ट्विस्ट है इंडियन इसमें कि जैसे अगर सेवरल अदर जजेस है और अगर उनको ऐसा लगता है कि देखो एक अमाउंट दे रखा है कि इतने जजेस, इतने नंबर ऑफ जजेस तो होने चाहिए, पर अगर इतने नंबर ऑफ जजेस से ज्यादा की जरूरत है तो भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है, प्रेसिडेंट सोचते हैं कि और नेसेसरी है जजेस, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं और जजेस फॉर द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 214, 215, 216 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं आर्टिकल 217 की साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट विल बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट एंड होल्ड द ऑफिस टिल 62 इयर्स ऑफ एज। जो भी कोई जज है हाई कोर्ट के, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ये हमने पहले में पढ़ लिया। इसके अलावा जो ये जज है वो 62 इयर्स तक, जब तक ये 62 साल के नहीं हो जाते तब तक इस ऑफिस को होल्ड करेंगे। कौन सा ऑफिस, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके बाद बात आती है इन केस ऑफ एडिशनल एक्टिंग जज प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 224 ऑफ आर्टिकल 224 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल अप्लाई। तो देखो अगर हम बात करें एक्टिंग जज और एडिशनल जज के अपॉइंटमेंट के लिए, तो जो आर्टिकल 224 में जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं वो अप्लाई होंगे। इनके टेन्योर के लिए या फिर कितने दिन तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे या फिर इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। इसके बाद हमारे पास बात आती है कि इफ जज वांट टू रिजाइन ही बाय राइटिंग एंड एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस। अगर जो हमारे जो जज हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको रिजाइन करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखो अपॉइंटमेंट अगर प्रेसिडेंट ने किया है तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट के पास जाके ही होगा। तो जज अगर खुद से लिख दे कि मुझे ये हाई कोर्ट के एज अ, जो मैं हाई कोर्ट के जज को सर्व कर रहा हूँ, इस पोस्ट को सर्व कर रहा हूँ, उस पे से रिजाइन करना है, और ये रेजिग्नेशन लेटर किसको दे दे, प्रेसिडेंट को दे दे, और प्रेसिडेंट के थ्रू वो अपने ऑफिस को छोड़ दे, तो ऐसे रेजिग्नेशन हो जाएगा हाई कोर्ट के जज का। इसके बाद अगर रिमूवल करना हो तो वो कैसे होगा, जज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखो अपॉइंटमेंट जज ने प्रेसिडेंट ने किया है, तो रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेंगे बाय द आर्टिकल 124 क्लॉज 2, नहीं क्लॉज 2 नहीं आएगा, क्लॉज 4 ऑफ आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में, आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में जो प्रोसीजर दिया गया है फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो उसको फॉलो होगा और उसके थ्रू
जो जज हैं वो अपने पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं आर्टिकल 218 की साइड। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 218 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। तो देखो इसमें बेसिकली बात की गई इम्पीचमेंट प्रोसेस की। अब देखो जब भी हम यूनियन और स्टेट दोनों की बात करते हैं तो 124 आर्टिकल से ही गवर्न हो रहा है जब भी इम्पीचमेंट होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम चीजें रहेंगी, बस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की बात होगी और जब यूनियन में बात होगी तो लोकसभा और राज्यसभा की बात होगी। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 और 5 अप्लाई ऑन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एज द सेम मैनर इट अप्लाई ऑन द सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट का प्रोसेस अप्लाई होता है आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 और 5 में, वैसे ही उसी सेम मैनर में हाई कोर्ट में भी अप्लाई होगा जजेस के इम्पीचमेंट के लिए आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 और 5। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 और आर्टिकल 124 के क्लॉज 5 में क्या दे रखा है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखो इम्पीचमेंट हमने पहले, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा कैसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस है और वहां मैंने और भी अच्छे तरह से समझा रखा है। तो अगर आपको नहीं पता इम्पीचमेंट का प्रोसेस तो थोड़ा ऊपर से अपन इधर देख लेते हैं, बाकी अगर आपको चाहिए तो आप वो पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मोशन अराइज होगा, ठीक है, किसी भी हाउस में हो सकता है, जो कि साइन होगा या तो 100 लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के या फिर 50 लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के इसको साइन कर दें। अब मोशन या फिर रेजोल्यूशन अराइज हुआ, रेजोल्यूशन अराइज होगा तो क्या बैठेगी, अब देखो दो ही चीजों पे कोई भी जो हाई कोर्ट का जज है उसका रिमूवल हो सकता है, इम्पीचमेंट हो सकता है। तो इम्पीचमेंट कैसे होगा, इंक्वायरी बैठाई जाएगी। अब देखो रेजोल्यूशन आ गया कि इसको ये जो हाई कोर्ट का जज है ये हटना चाहिए, अब इसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी कि क्या एक्चुअली जो ग्राउंड्स है इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर क्या है, तो वो ग्राउंड्स क्या सच में सही है, क्या सच में ये जो हाई कोर्ट का जज है वो इनकैपेबल है ये अपनी पोस्ट को सर्व करने के लिए, या फिर इसने सच में मिसबिहेवियर का कंडक्ट किया है, तो उस चीज की इंक्वायरी होगी। अगर इंक्वायरी पाई जाती है कि वो सही है तो वो शिफ्ट होगा वोटिंग में। अब वोटिंग होने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी की वोटिंग होती है, 2/3 वोटिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में, और इसके ऊपर डिबेट भी होती है एज वेल एज जो जिस भी हाई कोर्ट जज का रिमूवल हो रहा है उसको बोलने का पावर होता है कि वो अपना इनोसेंस रख पाए कि सच में उसने ये काम किया है या ना किया है, और उसको ये सुना भी जाएगा। अब अगर सारी चीजों में ये पास आउट हो जाता है कि वोटिंग उसके अगेंस्ट हो गई है, ठीक है, इंक्वायरी थी उसमें भी वो पाया गया कि उसने मिसबिहेवियर किया है, वो इनकैपेबल है, या फिर उसका रेजोल्यूशन था वो तो बहुत ही स्टार्टिंग का एकदम बेबी स्टेप हो गया, पर ये दोनों में अगर वो पास हो जाता है तो वो रिमूव हो जाएगा। और रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 218 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और टाटा।